तरीके से मैं चाह रहा हूँ सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपके द्वारा इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभापति महोदय, आज पूरा सदन जो हमारी डिमांड से मांगे है, वित्त मंत्री के जवाब आने के बाद उस पर पूरा सदन चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो हमारी दोनों मांगे हैं आज, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और जनजातीय पर, विभिन्न मांगे जो विभिन्न सदस्यों ने हमारे यहाँ दी होगी, और दोनों विभागों में जो मांगे आई है, मैं कुछ बातें बस उन दोनों पे कहना चाहता हूं जो उससे संबंधित है, और जो विभाग की प्रयास और प्रगति का वर्ष 2023-24 का भी जो उल्लेख आपने किया था, उसमें से कुछ अंश जो है वो आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सामाजिक न्याय आज हमारे इस प्रदेश के अंदर विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभागों के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता का इतना बड़ा विभाग है, और उसके अंदर विभिन्न योजनाएं जो छात्रों से लेकर, दिव्यांगों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, निष्क्रमण पशुपालक हो, उनके छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए सुविधा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए, लाभान्वित करने के लिए इस विभाग को चलाया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान या राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद चुनी हुई सरकारें जब भी आई, तब भी हमने देखा है कि इस विभाग के माध्यम से जो समाज पीछे छूट गए, उनको जोड़ने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने काम किया। आज हमारी स्थिति क्या बन रही है, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं सरकार को। सरकारें कोई भी रही हो, मगर हमने इस विभागों को चलाया, इसका संचालन कराया, विभिन्न योजनाओं में विभिन्न घोषणाएं की होगी, मगर इसको धरातल तक पहुंचाने के लिए जो कमियां हमारी रह गई, अगर उस पर हम कार्य नहीं करेंगे तो जो ये छात्र छात्राएं, ये जो दिव्यांग जो आपके भरोसे बैठे हैं, वो भविष्य में जो है हमको माफ नहीं कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत क्या थे। सामाजिक न्याय के बारे में विश्व के बड़े जो थिंक टैंक थे, विश्व के बड़े जो लेखक थे, नेता थे, और हमारे देश के अंदर भी भले गांधी जी रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, अन्य जो भी हमारे नेता या लेखक रहे हो, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत रहे। और सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांतों में संसाधनों तक पहुंच, समानता, भागीदारी, विविधता और मानव अधिकार की बात हमने कही है। और यही राजस्थान सरकार जो है हमारे सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रमों में जब उसका प्रतिवेदन भी आता है तो उसमें इस बात को लिखती है। सभापति महोदय, आज ये जो छात्र, हमने किन छात्रों की बात हम कर रहे हैं? जो लोग, जो समाज, जो छात्र अग्रणी समाजों में नहीं आए, जिनको पढ़ा नहीं पा रहे थे, जिनको सहायता की जरूरत थी, अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग हैंड, सरकार की ओर देख रहे थे कि सरकार हमारी तरफ देखेगी, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, छात्रवृत्ति उसको भी मिलेगी, वो भी पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी नेता बनेगा, वो भी पढ़ लिख के जो है अपने परिवार, अपने कुल और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न योजनाओं में ये लोग लाभान्वित हो। दिव्यांग जो चल नहीं सकता है, जो फिर नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, जो मूवमेंट नहीं कर पाए, उसको सरकार की सहायता मिले, उसको महसूस हो कि इस दुनिया में मेरी तरफ देखने वाला कोई है और मुझे सहायता मिलेगी, और मैं भी अग्रणी व्यक्तियों के साथ में आके आगे बढ़ूंगा, नौकरी लगेगी, कमाऊंगा, मेरा परिवार का जो है पालन पोषण में करूंगा। उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं जो है ये तय की हुई थी। आज मैं इस बात को मानता हूं, मैंने पहले ही कहा, कोई भी सरकारें रही हो, मगर जो कमियां रही है वो तो कमियां है, और उस कमियां को हम पूरी नहीं करेंगे तो इस सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, वो इस सदन में आने के बाद में अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने विभिन्न वर्गों में और विभिन्न सेक्टर में छात्रावास खोले, आवासीय विद्यालय खोले। आज कई जगह 12वीं तक वो विद्यालय संचालित हो रहे, मगर उनके हाल क्या है? क्या हम मानते हैं कि उनको पूर्ण तरीके से वह भोजन जिस रूप में मिलना चाहिए वो मिल रहा है? उसमें कोई कमी पेशी नहीं है? उनके कपड़े, उनके जूते क्या उस रूप में हम दे पा रहे? उनको संचालन करने वाले अधीक्षक, वहां रहने वाला चौकीदार,
उस रूप में जितने लगाने हैं वो हम लगा पा रहे, और जहां नामांकन कम है वो नामांकन क्यों कम है उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। और यह भी तय करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर वाले बच्चे को अगर वह एडमिशन मिल रहा है और 100 किलोमीटर से आने वाला बच्चा एडमिशन चाह रहा है और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो एडमिशन कैसे मिल पाएगा मंत्री जी? इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और मैं इसी के माध्यम से आपको निवेदन करता हूं कि वो जो विद्यालय 12वीं तक संचालित हो रहे, उन विद्यालयों को आप महाविद्यालय में परिवर्तित करो। कहीं जगह महाविद्यालय बनेंगे तो वो बच्चा 12वीं के बाद जार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आसपास उन महाविद्यालयों में, उस सेक्टर में, उस सेक्शन में, उन वर्गों में जो आपने ये आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले, उसको पढ़ाई करने का वहां मौका मिल जाएगा। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो हमारे स्टेट में कोचिंग करने के लिए छात्र आते हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं, हम 12वीं तक उनको छात्रावासों में पढ़ा रहे हैं। वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े का बच्चा हो, 12वीं तक हमने छात्रावास दिए, आवासीय विद्यालय दिए, पर पढ़ाई करने के बाद में वो जब जयपुर आता है, उसको कोचिंग करनी है, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उसको RSIS की तैयारी करनी है, तो वो बच्चा कहाँ जाता है? वापस उसको हाथ फैलाने पड़ते हैं, वापस उसको तय करना पड़ता है कि मैं कहाँ रहूंगा, किनके पास रहूंगा। वो जगह देखता है कि कम कीमत में हो, दूर दराज जाके उसको रहना पड़ता है। ये माननीय सदस्य यहाँ कहीं बैठे, उनको ध्यान होगा, वो उनके पास में भी आता है कि मेरा बच्चा यहाँ रह जाएगा तो वो पढ़ाई कर लेगा, आप उसको मेरे पास, मेरे यहाँ रखो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी को कि मंत्री जी जब आप घोषणाएं करो, आप ये मादा दिखाओ और सरकार ये करे कि जो छात्रावास संचालित होकर और उनमें पढ़ के जो बच्चे जयपुर आएंगे, वो जो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा हो, जिनके छात्रावास आपके विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे, उनके लिए हर 200 विधानसभा के अनुपात में, हर विधानसभा का अनुपात देकर और जयपुर के अंदर एक छात्रावास समाज कल्याण का बड़ा खोला जाए, जहां केवल कोचिंग करने वाला छात्र आके यहां पढ़े और उसके माता पिता को जो है एक्स्ट्रा भार उस पर नहीं लेना पड़े। ये मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। बाकी मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे निष्क्रमणीय पशुपालक है, जिनके आपने आवासीय विद्यालय विभिन्न सरकारों ने कई जगह खोले हैं, जिनके माता पिता अपने पशु लेके एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और उनके बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए हमने निष्क्रमणीय पशुपालकों के विद्यालय खोले हैं। मैं समझता हूं कि उनमें भी कहीं एक जगह उनको महाविद्यालय में परिवर्तित करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जब आप जवाब देंगे तो मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे राम सिंह जालोर में, सांचौर चितलवाना और बाकासर सेडवा, ये जो बॉर्डर है पूरा, वहां कई जगह देख के और निष्क्रमणीय जो पशुपालक है उनके लिए एक आवासीय विद्यालय और खोला जाए। ये आपके माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करूंगा। मैं 2 बातें और आपको कहना चाहता हूं विशेष योगजन के बारे में। आज जो दिव्यांग हैं, हम उनको विभिन्न स्कीमों में लाभान्वित तो करते हैं, मगर मैं आपसे ये निवेदन करना